हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की बात आज होगी। ये नियम आपको जानना बहुत जरूरी है। ये एक्ट के विषय में आप जितना जाने उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिससे सरकारी संस्थाओं, सरकारी अफसरों, सरकारी बाबुओं से रूबरू ना होना पड़ता और उसने अपने दैनिक जीवन में समस्याएं फेस ना की हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो यदि कोई ऐसा आचरण इन अफसरों का जो कि उचित नहीं है, नियमों के विरुद्ध है, या आपसे कोई पैसे मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, या ऐसा एक्ट जो कि उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता वो कर रहा है, या जो उसके कार्यक्षेत्र में है वो नहीं कर रहा है, इनके लिए लाया गया है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। देश में कानून सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सभी सरकारी कर्मचारी जनता के लिए कार्यरत हैं, न कि कोई कर्मचारी ऐसा के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि जनता को वो पीड़ित कर सके या जनता के लिए कार्य ना करे। हम सभी एक गवर्नमेंट सेवक के रूप में ही हैं। अगर हमारी नौकरी लगती है गवर्नमेंट में, तो हमें सेवा ही करनी है। आप एपीओ बन के सेवा ही करेंगे। अगर आप एपीओ बन के सेवा नहीं करेंगे, तो ये आपके धर्म के विरुद्ध भी है। देश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी कानून का शासन होना चाहिए। पर आपने देखा है बहुत सी जगह, बहुत बार देखा होगा कि कानून का शासन ना हो के अफसरों का शासन है। जो अफसर चाहता है, जो बड़ा अधिकारी चाहता है, वही हो रहा है, या जो बाबू चाहता है वो हो रहा है। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए, ऐसे मनमाने व्यवहार से निपटने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 आया। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात देता है, समानता की बात का उल्लेख है इसमें। लेकिन हम ये जाने समानता कैसे होगी? यदि एक व्यक्ति को पैसे देने पड़ रहे हैं और एक व्यक्ति अपनी सोर्स से चीजों को ले रहा है, तो समानता कहाँ हुई? समानता हुई कैसे? कोई अधिकारी हमारे दिए गए टैक्स से ही सैलरी पा रहा है, उसके बावजूद भी वो अपना कार्य नहीं कर रहा है, और जबकि हम सब इक्वल फुटेज पे हैं, वो नौकरी सेवा के लिए दी गई है, तो समानता कहाँ हुई? दूसरा, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है आर्टिकल 21 में। तो यदि हमें बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, हमारी स्थिति बेबस सी हो जा रही है, तो हमारी डिग्निटी तो वहीं डाउन हो गई। हमें अपने कार्य के लिए, जिसके हमने लिए शुल्क जमा किया है, जिसके लिए हमने भागदौड़ की और जो हमारा अधिकार है, फिर भी हमें नहीं मिल रहा है, तो आर्टिकल 14 का तो वायलेशन है, आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है, क्योंकि हमारी डिग्निटी कहीं ना कहीं डाउनग्रेडेड हो रही है। इन्हीं बातों को देखते हुए 1988 में लेजिस्लेचर ने ब्राइबरी के लिए, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए, या अफसरों के किसी भी आक्रमणता के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लेकर आए, जिसके तहत एम्प्लॉइज को, ऑफिशियल्स को 7 साल की सजा और 7 साल जुर्माना भी हो सकता है। हालांकि इंडियन पैनल कोड 1860 में ब्राइबरी से संबंधित कानून है, या अभी जो बीएनएस है उसके उसके तहत भी कानून है। लेकिन ये कानून उतने सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एक ऐसा स्फेयर है, ऐसा ब्रॉडर स्फेयर है, बहुत बड़ा स्फेयर है गवर्नमेंट का शासन। इतना बड़ा स्फेयर था कि इसके लिए एक अलग एक्ट की, एक स्पेशल एक्ट की डिमांड की गई है। समय समय पर एक अलग अलग एक्ट की डिमांड की जाती रही है, लेकिन फिर भी आया नहीं। इससे पहले 1947 में एक एक्ट आया था, उसका नाम भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम था। हालांकि संथानन समिति के कारण, संथानम समिति की रिपोर्ट के कारण ये 2 बार इसमें अमेंडमेंट आई, और फाइनली द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को लागू किया गया, या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को लागू किया गया। इसमें समय समय पर मेजर चेंजेस भी आए। आइए आज की वीडियो में संपूर्ण रूप से जाने से। मेजर आए इसमें चेंजेस, क्योंकि समय समय पर ऐसा लगा कि ये एक्ट उतना कॉम्पेटिबल नहीं हो रहा है कि समय के अनुरूप ये जा सके, समय की गति के साथ अपनी गति बनाए रख सके। इसलिए समय समय पर चेंजेस की आवश्यकता हुई, जैसा कि सभी अधिनियमों में होता है। इसके अंदर ये अधिनियमों को स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे भी लेके आना था। समाज की या देश की आर्थिक उन्नति जब ही हो सकती है जब नियम कानून भी ठीक हो, रेड टेपिज्म भी ना हो, और काम ईज ऑफ डूइंग
बिजनेस के तहत स्पीड अप हो। इसीलिए इनको एट पार विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी लेके आना था, जैसा कि अन्य देशों में होता है, जैसा कि विदेशों में होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि विदेशी व्यक्ति भी है, तो उसको भी अगर जो कोई अपना ऑफेंस है या रिलेटेड है या कमर्शियल से रिलेटेड है या कोई भी संस्थाओं से संबंधित है, अपना उसको व्यापार लगाना है, रहना है या अन्य या स्टे करना है, एज ए फॉरेनर है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे क्या मानक होने चाहिए, उन मानकों को इंट्रोड्यूस के लिए इसमें बार बार अमेंडमेंट की गई है। आइए देखें, इस अमेंडमेंट से सामाजिक उन्नति भी होगी, आर्थिक उन्नति भी होगी और देश के रूप में ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग भी अच्छी होगी। देखते हैं अब सेक्शन 2 कहता है पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी क्या है भाई? पब्लिक ड्यूटी मीन्स जो कि मीन्स अ ड्यूटी इन द डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट और द पब्लिक और कम्युनिटी एट लार्ज हैज एन इंटरेस्ट। मतलब पब्लिक ड्यूटी यानी जन सेवा, यानी लार्जर स्पेक्ट्रम में, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देश की सेवा हो रही है, बड़े स्तर पर लोगों की सेवा हो रही है, जनमानस की सेवा हो रही है, उसे कहते हैं पब्लिक ड्यूटी। ठीक है। 2C में कहता है पब्लिक सर्वेंट। भाई पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आप सिर्फ ये समझ लीजिए, जो राज्य से पैसे ले रहा है, जो राज्य से किसी भी फॉर्म में एड ले रहा है, सहायता ले रहा है, पैसे ले रहा है, उसे कहते हैं पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो व्यक्ति प्राइवेट ही क्यों ना हो। यदि कोई व्यक्ति संविदा पर है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही माना जाएगा या पब्लिक सर्वेंट ही माना जाता है। देखिए, कोई भी एनी वन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट एड, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, साइंटिफिक हो, या कोई भी हो जिससे सरकार जिसको कुछ धन दे रही है, एड दे रही है, सहायता दे रही है, वो पब्लिक सर्वेंट में काउंट होते हैं। अब देखें जरा, सेक्शन 4 कहता है कि ऐसे केसेस जो ऑफेंसेस है, ये केसेस ट्राइबल बाय स्पेशल जजेस, यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कहता है कि स्पेशल जजेस होंगे। जी हाँ, स्पेशल जजेस होते हैं इसके अंदर तहत। और देखें, सेक्शन 17 कहता है कि पर्सन्स ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट, कौन कौन से व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑथराइज है? इंस्पेक्टर या एसीपी या डीएसपी। इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक के भी हो सकते हैं, उसके लिए सरकार को कुछ एक्सेप्शन के लिए कोई ऐसा रीजन देना पड़ेगा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है या ऐसा नहीं है, तो वो रीजन देना पड़ेगा कि हु इज ऑथराइज। जांच निचले स्तर के अधिकारियों को इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी शायद उतनी ना हो जितनी उच्च ऊंचे स्तर के अधिकारियों की है। ऐसा ना हो कहीं वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के दौरान खुद ही पैसे लेके खुद ही भ्रष्टाचार उत्पन्न करें। इसलिए एसीपी, इंस्पेक्टर या डीएसपी के जरिए ही होती है। सॉरी। सेक्शन 21 कहता है एक्यूज्ड पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस। हालांकि सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन 21 को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपको मालूम चल जाए कि जो आरोपी है वो अपने अगेंस्ट में कॉम्पिटेंट विटनेस भी होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो अपने बचाव में अपनी गवाही खुद दे सकता है, वो ऑथराइज है। ऐसा नहीं है कि उसको गवाही नहीं देने दिया जाएगा। ये सोशल मेजर का तो एक्ट है, लेकिन ऐसी लाइबिलिटी नहीं है, ग्रेवर लाइबिलिटी नहीं है जो कि लाइफ से जुड़ी हुई हो। इसीलिए एक्यूज को अपने लिए कॉम्पिटेंट विटनेस के रूप में यहां डिफाइन किया गया है सेक्शन 21 में, स्पेसिफिक है ये। आगे देखते हैं इसमें। कहता है कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों अपराध है। तो रिश्वत जो दे रहा है वो कैसे अपराधी होगा? सेक्शन 7A, सेक्शन 8, सेक्शन 9, 10 और 12 कहता है जो व्यक्ति रिश्वत दे रहा है, यानी टेकिंग अनड्यू एडवांटेज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मींस और बाय एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस, कोई अपने प्रभाव से या जो पब्लिक सर्वेंट है उसको अनड्यू एडवांटेज दे रहा है, उसको उसको अपने 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 बातों में फंसा रहा है, या उसके ऊपर कोई भी प्रेशर डाल रहा है, या कोई अन्य ऐसा उपाय के जरिए उसको
रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, एक्सटॉर्शन देने की कोशिश कर रहा है, या कुछ कोई उसको ऐसी धनराशि, चाहे वो पैसों के रूप में हो सकता है, नॉट इन मनी बट इन काइंड, हो सकता है किसी अन्य रूप में भी दे रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी 3 से 7 साल तक की सजा है और फाइन है। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति हु गिव्स और प्रॉमिस टू गिव अनड्यू एडवांटेज टू अनदर पर्सन और पर्सन विद इंटेंशन टू इंड्यू और रिवार्ड इंड्यूस एंड रिवार्ड द पब्लिक सर्वेंट टू परफॉर्म और नॉट टू परफॉर्म एनीथिंग। तो कहता है कि सेम है, ये कहता है कि दे रहा है, टेकिंग अनड्यू एडवांटेज, इसमें अभी पैसे दिए नहीं है, अनड्यू एडवांटेज लेना चाह रहा है। इसके अंदर तो ब्राइबरी, 7 में अभी दिया नहीं है कुछ, 7 में बस उसकी स्थिति का लाभ उठा रहा है, तो 3 साल तक, 3 से 7 साल तक की सजा है। इसमें पैसे दे रहा है, सेक्शन 8 में पैसे दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो 7 साल तक की इसकी सजा है, ऐसे अगर जो अनड्यू इन्फ्लुएंस किया तो। रिश्वत देने के लिए, इसमें रिश्वत अभी दी नहीं गई है, हो सकता है किसी अन्य कार्य के लिए हो सकता है रिश्वत ना हो, कोई और बात हो। अनड्यू एडवांटेज ले रहा है सेक्शन 7A में। सेक्शन 8 में रिश्वत देने के लिए अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, रिश्वत के लिए, और वो ये चाहता है कि ऐसे पब्लिक सर्वेंट को इंड्यूस करूं, रिवार्ड दूं, कुछ इस प्रकार से उसकी इंटेंशन है। सेक्शन 9 कहता है ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट बाय ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों में इंडिविजुअल दे रहा है, 7A और 8 में इंडिविजुअली दे रहा है। 7-9 में और 7-10 में बाय एनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई संस्था दे रही है। भाई वो इंडिविजुअल दे रहा है तो भी सजा होनी चाहिए, कोई संस्था दे रही तो उसकी तो सजा ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें उतनी ज्यादा नहीं है सजा, सेम एट पार रखा है कि भाई अगर जो कोई संस्था दे रही है और उस संस्था का व्यक्ति दे रहा है, तो 3 से 7 साल तक की सजा है। और संस्था दे रही है, व्यक्ति का निर्धारण नहीं हुआ है, तो सिर्फ फाइन है। ये इस एक्ट में बड़ी एक अजीब सी बात है, संस्थाएं अपने व्यक्तियों को छुपा जाती हैं। जब कोई बात ऐसी आती है तो संस्थाएं बोल देती है कि ये हमारे संस्था का व्यक्ति नहीं है, तो उस संस्था पे सिर्फ फाइन लगता है। बहुत ही रेयर ऐसा है कि संस्था का व्यक्ति पकड़ा जाए और उसको 3 से 7 साल तक की सजा हो, ऐसा रेयर होता है। हालांकि व्यक्तिगत स्तर पर 7A और 8 के तहत व्यक्तियों को सजाएं हो चुकी हैं। ये था देने वाले के लिए, ये है लेने वाले के लिए। पनिशमेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 7 ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, कहता है एनी पब्लिक सर्वेंट डिमांडिंग और एक्सेप्टिंग अनड्यू एडवांटेज। अनड्यू एडवांटेज अपने जगह जगह पढ़ा होगा, इसलिए इसको बार बार डिफाइन करना जरूरी नहीं है। ग्रेटिफिकेशन इन मनी और काइंड, किसी भी तरीके की जो भी ग्रेटिफिकेशन है वो अनड्यू एडवांटेज में काउंट होती है, अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन। ये कोई नहीं बोल सकता कि भाई आपकी सैलरी रिलीज हो जाएगी इसलिए आप ऐसा काम करो, ये ब्राइबरी में काउंट नहीं होता है। ब्राइबरी में काउंट होगा ग्रेटिफिकेशन, किसी प्रकार का लालच, चाहे वो मनी के रूप में हो, चाहे अदर देन मनी के रूप में हो, सिवाय लीगल रिम्यूनरेशन, यानी जो उसकी सैलरी है या जो उसके वेतन भत्ते इत्यादि है, उसके अतिरिक्त कोई भी चीज को देना ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी होगा। विद इंटेंट टू परफॉर्म और नॉट टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी, और टू परफॉर्म इट इम्प्रॉपरली, और इंड्यूस अदर्स टू नॉट टू परफॉर्म और परफॉर्म डिसऑनेस्टली। कोई सरकारी ऑफिसर है, वो पैसे लेता है या किसी भी तरीके से ब्राइबरी लेता है अपने काम को ना करने का, गलत करने का, बेईमानी से करने का, ये दूसरों को ऐसा इंड्यूस करने के लिए, भाई तू मत कर ऐसा, तो ये ऑफेंस है, 3 से 7 साल तक की सजा प्लस फाइन। ऊपर में था जैसा उसी प्रकार से। सेक्शन 13 कहता है, 13 क्रिमिनल मिसकंडक्ट, a public servant is guilty or if they dishonestly misappropriate property, intentionally enrich themselves illicitly, possessing asset or disproportionate to income during their tenure। पनिशमेंट है 4 से 10 साल की सजा। ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी लेने का है। सेक्शन 13 है क्रिमिनल मिसकंडक्ट। अब ये कैसे हुआ भाई, ये कहां से आया? इसमें तो ना लेने की बात हो रही, ना रिश्वत देने की या किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की बात हो रही, और ये कहता है पब्लिक सर्वेंट इज गिल्टी, पब्लिक सर्वेंट आरोपी होगा, दोषी पाया जाएगा, इफ दे डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, इंटेंशनली कोई किसी प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएशन उसका करता है, यानी उसका इस्तेमाल अन्य
अनलॉफुल वे से इसका इस्तेमाल हो रहा है तो उसे कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन, यानी पैसों को दबाना, पैसों का यूज करना, गलत इस्तेमाल करना, या पैसों का ऐसा इस्तेमाल जो कि कहीं उसका रिकॉर्ड ना होना, उसे कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन। तो इंटेंशनली और इंटेंशनली अपने आप को इनरिच कर रहा है, इनरिच यानी उससे अमीर बन रहा है, पैसे आ रहे हैं उससे, यानी अपने आप को और ज्यादा धनवान बना रहा है, इलिसिटली, अवैध रूप से, यानी इसका अर्थ है पजेसिंग एसेट्स डिसअप्रोप्रिएशन टू इनकम, यानी आय से अधिक संपत्ति रखना। तो 7 ऑफेंस है अधिक सरकारी व्यक्तियों के लिए, 7 और 13, 7 और 13 याद रखना। और सेक्शन 14 भी है, सेक्शन 14 कहता है पनिशेबल, पनिशमेंट फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर, यदि बार बार ऊपर दी हुई घटनाएं होती हैं तो ऐसे ऑफेंडर को पनिश किया जाएगा, 5 से 10 साल तक की सजा हो सकेगी। अभी ये सेक्शन आपको 7 और 13 क्लियर होगा, बहुत अच्छे से होगा। पहले इस केस लॉ को देख लेते हैं, लीडिंग केस लॉ है वसंतराव गुहे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2017 के। इसमें ये कहा गया था कि ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार से निपटने का एक टूल है, एक साधन है। तो क्या इसमें बहुत सारी बातें बोली गई थी, सारी बातों को यहाँ ठीक नहीं है लेना, क्योंकि हमने मेंस का आंसर लिखना है तो बहुत बड़ा लिखने का स्कोप नहीं है, जानना छोटे शब्दों में और समझना और इसको लिखना। कहता है प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, इस शब्द को ध्यान में दे रखें, बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, जो भी प्रोसिक्यूशन है वो ये प्रूव करे कि ऐसा ऑफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हुआ है, डायरेक्टली हो चाहे किसी और के जरिए हो चाहे कैसे भी हो, ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट, अपनी जब उसकी नौकरी थी उस दौरान, और जो भी था, अगर ऐसा ऐसा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं होता है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को मान जाएगा क्रिमिनल मिसकंडक्ट। ब्राइब का ऑफेंस ऑफ ब्राइब नहीं माना जाएगी, क्रिमिनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। यानी कोई सरकारी एम्प्लॉय है, यानी कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसके पास संपत्ति पाई गई, ये संपत्ति में ऐसा आरोप लगाया गया ये संपत्ति फला व्यक्ति से उसको मिली है या उस फला व्यक्ति ने उसे रिश्वत दी है, लेकिन ये प्रूव नहीं हो पाया है कि इसी व्यक्ति ने इन्हीं को ही रिश्वत दी है। तो जब ऐसा प्रूव नहीं होता है तो सेक्शन 7 नहीं लगेगा। पर आय से अधिक संपत्ति तो हुई ना, कि मान के चलिए सैलरी मुझे मिल रही है 50,000, लेकिन मेरे पास आय से अधिक संपत्ति जिसका कहीं अकाउंट फोर नहीं हो रहा, जो मेरे इनहेरिटेंस में भी नहीं मिला, जो मुझे कहीं और से आय नहीं है, यानी जो कहीं किसी रिकॉर्ड में नहीं है, फिर भी मेरा रहन सहन 5 लाख के आय के अनुसार हो रहा है, और मेरे पास ऐसे साधन, उपभोग के ऐसे वस्तुएं हैं जो वाकई ये दिखाती है कि मेरे आय के साधन से कहीं या आय के स्रोत से कहीं ज्यादा है, तो ये ब्राइबरी में तो काउंट हो नहीं सकता, क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए वसंत राव गुहे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। तो इसमें फिर कौन सा ऑफेंस लगेगा, क्योंकि ऑफेंस तो हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो रिकॉर्ड में नहीं है, यानी तब लगेगा सेक्शन 13 क्रिमिनल मिसकंडक्ट, यानी मेरा ऐसा कंडक्ट रहा, मेरा ऐसा आपराधिक मिसकंडक्ट रहा है, मेरा ऐसा कोई दुर्व्यवहार रहा है जिसकी वजह से मैं इनरिच हुआ हूं, मुझे मैं धनी हुआ हूं, जिसकी वजह से मेरे पास पैसे आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऑफेंस मेरे ऊपर चलेगा, ना कि ब्राइबरी। ठीक है, क्योंकि ब्राइबरी के लिए रीजनेबल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना जरूरी है। तो खैर, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट में भी आसान नहीं है प्रूव करना, क्योंकि कोई व्यक्ति मुकर जाता है और भी बहुत सारी बातें हैं, तो भी सजा तो उसमें भी है, 4 से 10 साल की सजा, 3 से 7 साल तो ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी में है। खैर, ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि आपके कोई सवाल हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या कुछ पूछना है तो आप मेरे चैनल पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पर मुझे मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात और बोलना चाहूँगा, सिर्फ वीडियो देखने से ही बात नहीं बनेगी, आपको अगर मेंस का एग्ज़ाम देना है, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम जहाँ रिटन वर्क होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, वहाँ आपको लिख-लिख के ही देखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम से पहले लगभग-लगभग
450 500 पेज लिख चुके हैं रफली रूप में, तो आप ये मान के चलें कि आपका सिलेक्शन आपके नज़दीक है, आपकी सफलता आपके नज़दीक है। थैंक यू।